नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात का वक्त था। रात का पहर करीब 2 बजे का वक्त बताया जाता है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में 150 एयरक्राफ्ट, अमेरिका का ऐसा हमला जिसमें पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। और अब हर तरफ बात हो रही है वेनेजुएला की, अमेरिका की भूमिका की, और इसको सब अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, परख रहे हैं। भारत की टिप्पणी भी आई है, भारत के विदेश मंत्रालय की, जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है, वो चिंता का विषय है और हम इस पर पूरी स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। भारत के लिहाज से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो घटनाक्रम घट रहा है और वेनेजुएला की जो स्थिति इस वक्त जिस मोड़ पर आकर वेनेजुएला खड़ा हो गया है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि अब रीडेवलपमेंट और वो पूरा वहां जो भी बदलाव होंगे अब अमेरिका उस तरफ उसको लीड करेगा, ये कितना संभव हो पाएगा और भारत की भूमिका यहां कहां खड़ी होती है, भारत जिस स्टैंड के साथ सामने आया है उसको किस नजरिए से देखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए खुलकर इस पर हमें समझाने के लिए विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। और इसी सवाल से ही शुरुआत कर लेते हैं, जो कुछ हुआ 2-3 जनवरी के बाद से आप इसे कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका यहां क्या नजर आती है? देखिए, इसमें लगातार जब से ये घटना हुई है तब से बहुत ज़्यादा इस पे खबरें, फैक्ट्स, न्यूज़ चल रही हैं, सब जगह लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जी। लेकिन हमें एक भारतीय होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते हमें क्या समझना है, मैं आज बहुत ही आसान शब्दों में दर्शकों को ये बताने की कुछ पॉइंट्स कोशिश करूंगा। हम्म। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने जो ये कार्य किया है, ये ट्रंप का कार्य नहीं है, ये सीआईए का कार्य है। जो उनकी लॉन्ग टर्म, उनकी जो विजन है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये उसका एक पार्ट है। और ये किसी ट्रंप की या जो बाइडेन की मर्जी पे नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड उनके पास पूरे पूरे हर कंट्री के साथ डील करने के उनके पास विजन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके हिसाब से वो काम करते हैं, उनकी एजेंसियां काम करती हैं। 2023 से पहले हम अगर देखें तो गुदाइदो के रूप में अमेरिका ने वहां पर अपना एक एजेंट उसको रख रखा था, जिसे कि राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। और अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका ने उसे मान्यता भी दे रखी थी। लेकिन 24 में जब उसको हटाया गया और जब इलेक्शन हुए और जब मादुरो ने अपने आप को विजयी घोषित किया, तभी से अमेरिका पीछे पड़ा था। क्योंकि मादुरो अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि चीन, ईरान और थोड़ा बहुत रशिया के साथ मिलकर के काम करने के लिए ज्यादा इच्छुक थे। चीन की जहां तक बात मैं करूं तो हमने ईरान के केस में भी देखा है कि चीन तेल की खरीद 2 नंबर से करता है, यानी कि वो डॉलर में पेमेंट नहीं करता है, वो पेमेंट करता है दूसरे तरीकों से, चाहे वो अवैध हथियार दे करके, चाहे वो ड्रग्स दे करके, या और भी कमोडिटीज दे करके तेल की ट्रेड करता है। तो वेनेजुएला के साथ चीन के रिश्ते अच्छे होना ये एक जायज सी बात थी। वेनेजुएला का हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे जो फौज है 1.5 से 2 लाख, फौज के हाथ में ही वहां पे सब कुछ है, यानी कि डंडा फौज के हाथ में ही है। और फौज को इसीलिए अपने साथ करने के लिए वहां के हुक्मरान हमेशा से फौज के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाए हुए हैं कि 1.5 से 2 लाख की फौज में 2000 जनरल है वहां पर। तो वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है फौज के अंदर, लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं खाने कमाने के, और करप्शन बहुत अव्वल दर्जे का है वहां की फौज में। तो उसका फायदा चीन उठा रहा था, ईरान उठा रहा था, और उसका फायदा वहां के हुक्मरान उठा रहे थे। अमेरिका भी उसका फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि एक तो ऑयल के भंडार की तो हम बात जानते ही हैं कि ऑयल के सबसे बड़े भंडार पूरे विश्व में वहां पर है। उसके अलावा सोने के भंडार और रेयर अर्थ मटेरियल, ये दोनों वहां पर बहुत ज्यादा हैं। और ये बड़ी नीश इंडस्ट्री है जिसपे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तो अमेरिका शुरू से चाहता था कि वहां पर उसके मतलब की सरकार रहे, उसकी डमी सरकार रहे। लेकिन मादुरो ने आकर के कुछ अपनी आंखें दिखाना शुरू किया, अपने ड्रग कार्टेल चलाने शुरू किए। और जो वहां का ड्रग कार्टेल भी है, उसका जो नाम भी है, वो भी सैन्य जो अधिकारी हैं उनके कंधे पे लगने वाले स्टार पे है। तो यानी कि सेना की मदद से ड्रग कार्टेल चल रहा था। ये बात इंटेलिजेंस की दुनिया और में हर सर कोई मैं जानता है। थोड़ा सा वेनेजुएला आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए एक चीज़ और जोड़ देता हूं, जो आप कह रहे हैं थोड़ा दर्शकों के लिए भी आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की बातें आ रही थी कि मादुरो को तो गिरफ्तार किया ही गया, उनकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया, उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया,
तो इस तरह की भी बातें जो है वो आ रही थी। और विदेशी मामलों के जो जानकार हैं उनको हम लगातार कई मंचों पर सुन रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मादुरो तो एक कठपुतली थे, सारा जो दिमाग था वो उनकी पत्नी का ही था। वो एक बेहतर पॉलिटिशियन और अच्छी एक वकील मानी जाती है वहाँ पर। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो गिरफ्तारियां हुई ये क्यों ज़रूरी थी, और अमेरिका कितना आगे तक सोच करके इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि मादुरो की पत्नी के रिलेटिव्स 2015 से 17 के बीच में उनके 3-4 रिलेटिव्स अमेरिका में पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, और वो भी ड्रग के ट्रैफिकिंग के लिए। तो उनकी वाइफ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तभी से सिद्ध हो गया था, और वो पूरी चार्जशीट और पूरा डोजियर अमेरिका के पास बना हुआ है। वाइफ को गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी था कि मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद अगर वाइफ ना गिरफ्तार होती तो वाइफ कमान ले लेती वहां की, और वो डिफैक्टो वहां की प्रेसिडेंट बन जाती, और जनता भी उसको सपोर्ट करती और सिंपैथी वे भी उसके पास रहती। इसलिए वाइफ को गिरफ्तार करना तो अमेरिका की एक नेसेसिटी थी, वो तो उसको करना ही था। और जैसा कि आपने बताया, वो बहुत शार्प लेडी है और बहुत श्रूड लेडी है। मादुरो तो एक बस बस का सिर्फ एक एम्प्लॉय था, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये सब काम छोटे छोटे करता था। लेकिन उसको इस दुनिया में आगे बढ़ाने वाली उसकी वाइफ है, जो जिसने जराइम की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ाया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलना ही चाहता हूं कि अगर वो क्रिमिनल नहीं भी होता, अगर वो ड्रग्स में नहीं भी इन्वॉल्व होता, सद्दाम हुसैन कोई न्यूक्लियर बम थोड़ी बना रहे थे, वो ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। ये तो अमेरिका की रणनीति है, और अब वो ये रणनीति सोच समझ के करता है, जैसा उसने ईरान के साथ भी किया, जैसा उसने यहाँ पे भी किया। और यहाँ पर भी बाकायदा डोजियर बनाए गए, और बाकायदा ये एक्शन लिया गया, पूरी माइट से एक्शन लिया गया। मजे की बात यह है कि इसमें सोचने की बात यह है कि जो वहां की मिलिट्री है वेनेजुएला की, जिसके पास एयर डिफेंस की S-300 मिसाइल्स भी हैं, सिस्टम भी है, जिसके पास Su-30 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने कोई रोक क्यों नहीं पैदा किया, अवरोध क्यों नहीं पैदा किया? क्योंकि वो सिस्टम एक करप्ट सिस्टम है। इसमें CIA क्या करता है कि पहले ही जो डिसीजन मेकिंग वाले जो लीडर्स हैं, जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको खरीद लेता है वो। और इस वेनेजुएला में भी 100% ये लोगों को मालूम था कि ये होने वाला है सूनर और लेटर। मादुरो को स्वयं मालूम था। चाइना से वो शरण भी मांग रहे थे, वो बात भी कर रहे थे, वो प्रयास भी कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाएं। और उनके जो जनरल्स हैं, जो फौजी ऑफिसर्स हैं, उनको पूरा पता था, और इसीलिए रिटेलिएशन नहीं हुआ। हाँ, आप वरना बार बार चीन का जिक्र S-300 कर रहे हैं पुष्कर साहब, मैं उसी पर आता हूं। चूंकि भारत को लेकर के भारत का स्टैंड क्या है, इस पर कई लोग अपनी निगाह बनाए हुए हैं कि भारत क्या रुख अपनाता है, भारत क्या कहता है। विदेश मंत्रालय का शुरुआत में हमने वो स्टेटमेंट तो बताया अपने दर्शकों को। तो भारत से तो उम्मीदें बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि जो वेनेजुएला के साथ के उनके जो हमदर्द मुल्क हैं, जिसमें आपने चीन का भी जिक्र किया, आपने ईरान की भी बात की, कहीं ना कहीं रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट आपने बताई। तो जब वेनेजुएला के साथ ऐसा हो रहा है या हो चुका है, तब ये मुल्क क्या कह रहे हैं, इनका स्टैंड क्या है, हमको ये भी समझना होगा। तो वैश्विक फलक पर थोड़ा सा समझाएं इनकी क्या भूमिका, क्या किरदार है इनका। जी, देखिए, रशिया, जहां तक रशिया की बात है, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसने इस बात की निंदा की है, भर्त्सना की है, क्योंकि वो अपना एक कैरेक्टर बना के रखना चाहता है कि वो अगर किसी के साथ है तो वो उसके दोस्ती निभाता है। लेकिन मिलिट्रीली वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई भी एयर सपोर्ट देने की बात कर रहा है, ना किसी और तरह का सपोर्ट देने की बात कर रहा है, वो शब्दों से निंदा कर रहा है। ऐसे ही ईरान के साथ भी है। ईरान शब्दों से निंदा कर रहा है, थोड़ा सा प्रोपोगेंडा वॉरफेयर ईरान फैला रहा है ज्यादा। लेकिन जो चीन है, चीन ने तो भारत से मिलता जुलता बयान दिया है। चीन ने तो एकदम तटस्थ किस्म का बयान दिया है। क्यों? क्योंकि चीन अभी इसमें सांप छछूंदर की दशा हो गई चीन की। चीन ने वहां पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वहां की ऑयल फैसिलिटीज में, और अब चीन जान गया है कि अमेरिका के कंट्रोल में ये रहना ही रहना है। तो अब चीन अमेरिका से भी बना करके रखना चाहेगा, जिससे उसके चीन के इंटरेस्ट बने रहे वहां पर। और जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही हमने जो वेनेजुएला के साथ एक गुटनिरपेक्षता की नीति अपना के रखी है, वैसी ही नीति आज की हमारी डिप्लोमेसी में हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही नीति अपनाई है। हमने जिस तरह का सदा और संतुलन भरा बयान दिया है, वो बिल्कुल सही है। हमको इस बात से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अमेरिका की चौधरीगिरी के और निहितार्थ हैं हमारे लिए, लेकिन वेनेजुएला के बारे में बोलना या उसके समर्थन में बोलना या अमेरिका की निंदा करना कोई फायदा नहीं है। जो बयान, आधिकारिक बयान आया है, मैं उसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण बयान मानता हूं।
लेकिन हमको ये जरूर समझना चाहिए कि अंत में निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है, जो हमारी जनता को समझना चाहिए कि निष्कर्ष ये है कि वास्तव में चाहे 21वीं सदी हो जाए, चाहे 34वीं सदी हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस ही चरितार्थ है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमारे पास हथियार नहीं होंगे, मिलिट्री माइट नहीं होगी, हमारे पास अच्छे सिस्टम्स नहीं होंगे, तो हमारे साथ भी ये काम हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है और पूरा विश्व देखेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे पास अगर हथियार हैं, हम समर्थ हैं, मिलिट्रीली सामरिक रूप से अगर हम योद्धाओं का देश है, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। बिल्कुल। हमको और ये आपने शुरुआत जो में इसका जिक्र सामाजिक कर ही दिया, मुझे लगता है वहां से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई। जो आप कह रहे थे, प्राकृतिक खनिज संसाधन से जो भरपूर, एक तरीके से कहें कि एक देश वेनेजुएला, जिसको कब्जे में लेने के लिए अमेरिका जो है वो पहले से ही अपनी आंखें गड़ाए हुए था, लेकिन मादुरो एक उसको बहाना भी मिला। और कैसे मादुरो को, न सिर्फ मादुरो को बल्कि उसकी जो पत्नी है, जो एक बेहतर लॉयर बताई जाती है, एक काबिल पॉलिटिशियन बताई जाती है, उसको भी अपनी गिरफ्त में लिया है। बहुत शुक्रिया पुष्कल द्विवेदी साहब। चूंकि संक्षिप्त वार्ता थी, वक्त की कमी हमारे पास है, हम फिर से इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। ये मुद्दा अभी आगे और आने वाले दिनों में और उबाल मारेगा, इस पर और तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या नजरिया है, अमेरिका की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।